नमस्कार दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने अभी यहाँ पे कुछ आपको डिवाइसेस नज़र आ रहा है। आपको पता है ये डिवाइस कौन सा है? चलिए नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये है हमारे ऑनलाइन यूपीएस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो ऑनलाइन यूपीएस जो है वो क्या चीज़ है, वो कैसे काम करता है और उसका मेन मकसद क्या रहता है इस्तेमाल करने का। तो दोस्तों मेरा नाम है निकेत। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों ये यूपीएस यानी कि मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊँ तो ऑनलाइन यूपीएस क्या है, तो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि एक ऐसा सप्लाई जो बिना इंटरप्शन के हमेशा कंटिन्यूस पावर देता रहे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो मेन मकसद रहता है वो कंटिन्यूस पावर तो देना है, साथ ही साथ हाई क्वालिटी पावर चाहिए। मुझे परफेक्ट एसी वोल्टेज चाहिए और वो भी इरिटेशन पे, मतलब थोड़ा भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के जरिए आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फैन है, यहाँ पे विंड मिल के ज़रिए पावर जनरेट हो रही है और इस जनरेट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रक्शंस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यूपीएस में जारी है और यूपीएस के ज़रिए उसको कुछ फिल्टर या कुछ प्रोसेस करके एकदम प्रॉपर एसी आउटपुट बाहर निकाला जा रहा है और हमारी जो भी इंडस्ट्री घरों की या जो भी इक्विपमेंट से वगैरह चलाए जाते हैं। तो ये है हमारा यूपीएस। तो ऑनलाइन यूपीएस क्या है? ऑनलाइन का मतलब है इसको हम लोग सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, इसलिए हम लोग उसको ऑनलाइन यूपीएस बोलते हैं टेक्निकली, और ये हमेशा बेसिकली ऑन मोड में ही रहता है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इतना जो भारी इक्विपमेंट है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी जगह पे होता है, जैसे कि डेटा सेंटर हो गया। अभी आप ये वीडियो जो देख पा रहे हैं वो यूट्यूब के ज़रिए दिख रहा है। वो यूट्यूब क्या है? एक डेटा सेंटर है, एक सर्वर रूम रहेगा वहाँ पे जहाँ पे सब वीडियो स्टोर होते रहेंगे। तो उस डेटा सेंटर में आपको इस टाइप के यूपीएस देखने मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स में। फिर आप अगर देखोगे तो ऑपरेशन थिएटर्स में आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन करते करते लाइट चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। करेक्ट? वैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एकदम बड़े बड़े एकदम महंगे इक्विपमेंट बना रहे और अचानक से लाइट चली गई तो इंटरप्शन पावर होना चाहिए, तभी जाके प्रॉपर काम होगा ना। तो इसके लिए आपको वहाँ पे यूपीएस दिखाई देता है। एटीएम्स में तो अगर आप जाते ही रहेंगे पैसे विड्रॉ करने के लिए, अगर मान लो कि पैसों विड्रॉल का मतलब आपका पैसा कट गया लेकिन पैसा आने से पहले ही लाइट चली गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ठीक है, तो इस तरीके से, या कम्युनिकेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, रिसर्च है, ब्रॉडकास्ट है। अभी टीवी देख पा रहे हो, टीवी के कंट्रोल रूम में ही अगर लाइट चली गई तो आपको टीवी दिखाई देगा क्या? नहीं। हाई एंड वर्क स्टेशंस है, एलिवेटर्स है। तो ऐसे काफ़ी सारी जगह पे ये ऑनलाइन यूपीएस का प्रयोग होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ऑनलाइन यूपीएस। तो अभी सवाल ये आता है कि काम कैसे करता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा डिटेलिंग काम के ऊपर ही रहने वाला है। मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया उसका। चलिए काम की देख लेते हैं। तो काम कुछ इसका इस प्रकार से है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंगल या 3 फेज जो भी आपका सप्लाई है जिसके जरिए इक्विपमेंट को चलाने वाला है, ये आपका क्रिटिकल लोड है। ठीक है, यहाँ से जैसी सप्लाई आएगी, मतलब जो ये समझो इतना जो आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है, ये 3 बॉक्स, वो आपके यूपीएस के बॉक्स है। ठीक है, ये क्रिटिकल लोड है ना, कि जहाँ पे आप इसको कनेक्ट करने वाले, जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे कनेक्ट करने वाला है वो है, और यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई दी जा रही है। तो इनपुट सप्लाई या तो सिंगल फेज रहेगा या 3 फेज रहेगा। सबसे पहले अंदर जाएगा एक रेक्टिफायर के अंदर। रेक्टिफायर या चार्जर भी आप इसको बोल सकते हैं, इसके अंदर चार्जर भी रहता है। तो ये रेक्टिफायर क्या करता है, जो भी सप्लाई आ रहा है वो आ रहा है एसी सप्लाई, उसको पहले डीसी में कन्वर्ट कर देगा। क्यों डीसी में कन्वर्ट करेगा? क्योंकि उसको चार्ज करना है बैटरी बैंक। क्योंकि जब भी यहाँ से सप्लाई नहीं आएगा ना तो बैटरी के जरिए बाहर सप्लाई निकलने वाला है। ठीक है, वो आगे हम लोग डिटेल देखेंगे, लेकिन उसको चार्ज करना है बैटरी। तो इसको वजह से यहाँ पे पहले डीसी में कन्वर्ट करवा के बैटरी बैंक से चार्ज करना चालू हो गया। फिर क्या हो गया, बैटरी से जो भी सप्लाई आ रहा है वो जाएगा इन्वर्टर सर्किट के अंदर। इन्वर्टर सर्किट क्या करेगा, ये तो डीसी है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का वो इन्वर्टर सर्किट करेगा। उसके बाद फिल्टर होगा। फिल्टर क्यों होगा? क्योंकि एसी सप्लाई तो बन गया लेकिन उसको साफ कौन करेगा? उसको एकदम प्रॉपर मतलब थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वैसा चाहिए ना आपको, तो एक फिल्टर लगाना पड़ेगा।
और फिल्टर लगाने के बाद जाके आपका लोड कनेक्ट होने वाला है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन यूपीएस का प्रोसेस रहता है। समझ में आया कैसे काम करता है? चलिए अभी क्या करते हैं, उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप उसका वर्किंग देखते हैं। मैंने अभी थोड़ा ऊपर से बताया, अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। खास करके हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है। अभी जैसे कि अगर आपके पास यूपीएस है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है तो रिपेयर कैसे करोगे? तो रिपेयर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है। किसी भी प्रकार की सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, आरएलसी, पीएलसी, मोटर रिवाइंडिंग, सोलर पावर, ऑटोकैड, फिर आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, ऐसे रोबोटिक्स, फिर एआई करके भी कोर्स है हमारे पास, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन है, वायरमैन है, एम्बेडेड सिस्टम का कोर्सेस है, प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी सारे कोर्सेज है, C++, जावा। इसके अलावा हमारे पास नेटवर्किंग के भी कोर्सेज है। तो ऐसे 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ये ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप उसका वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो डायग्राम में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो इनपुट सप्लाई है उसके बाद आपको EMI फिल्टर दिखाई दे रहा है। ये EMI फिल्टर क्या है? जो वॉइस या मतलब जो डिस्ट्रैक्शन रहता है सर्किट के अंदर या पावर के अंदर, वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। इसके बाद वो सप्लाई जाएगा रेक्टिफायर में, ये AC को DC में कन्वर्ट करेगा। फिर DC फिल्टर के ज़रिए मतलब उस DC को भी फिल्टरिंग करके फिर बैटरी को चार्ज करेगा। फिर उसके ज़रिए जो DC सप्लाई है उसको जो है AC में वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर उस AC को भी फिल्टर करेगा, साफ़ करेगा, उसके बाद में जाके लोड से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको एक स्विच नज़र आ रही है, स्टैटिक स्विच नज़र आ रही है। स्टैटिक स्विच क्या है? स्टैटिक स्विच एक ऐसी प्रकार की स्विच रहती है कि मान लो कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई ना, तो जो सप्लाई है जो EMI फिल्टर के ज़रिए आगे नहीं बढ़ेगा, वो इधर से ही डायरेक्टली स्टैटिक स्विच के ज़रिए लोड को दे देगा। यहाँ पे कुछ भी तकलीफ हो गई तो कैसे, डिटेल में बताऊँ ना? चलो डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ तोड़ के डिटेल में सीखेंगे, ठीक है? मान लो कि सबसे पहले जो सप्लाई आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है 230 वोल्ट। ये EMI फिल्टर में गया, उधर से रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर ने क्या किया? AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट किया। वो DC फिल्टर होके बैटरी चार्ज होने लगी, बैटरी के जरिए इन्वर्टर में गया, इन्वर्टर ने क्या किया? वापस AC में उसको घुमा दिया, AC को साफ करके स्टैटिक स्विच ऑन करके, नॉर्मली ऑन करके उसको लोड के साथ में कनेक्ट कर दिया। सिंपल, कोई इसमें पंगा नहीं है। ये UPS जब भी ऑन होता है तो ये इस टाइप का स्टेप रहता है। लेकिन मान लो कि आपका जो है सप्लाई यहाँ से फेल हो गया, यानी कि सप्लाई आना ही बंद हो गया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे रेक्टिफायर, DC फिल्टर ये सब तो काम में आएगा नहीं। तो उस टाइम पे हमारे बैटरी से पावर निकलेगा डायरेक्टली, और ये इतना फटाफट से स्विच होता है ना, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। मतलब 4 मिली सेकेंड्स या 2 मिली सेकेंड्स के अंदर स्विच हो जाएगा। तो मतलब आपका जो लोड रहेगा ना कभी बंद नहीं होगा, अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस चालू रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये सप्लाई बंद हो गया तो बैटरी में से पावर निकलेगा, इन्वर्टर से वो AC में कन्वर्ट होगा, AC फिल्टर के जरिए हमारे लोड से कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल। अगर लाइट चली गई तो, लेकिन मान लो कि लाइट है और समझो आपका इन्वर्टर ही खराब हो गया, यहाँ से आपका इन्वर्टर की सर्किट खराब हो गई, बैटरी खराब हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, तो उस समय क्या होगा कि जो सप्लाई है वो यहाँ से निकलेगा, EMI फिल्टर से ऊपर जाएगा, स्टैटिक स्विच में जाएगा, स्टैटिक स्विच से लोड को चलाएगा। समझ में आ रही बात? तो स्टैटिक स्विच इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि इन्वर्टर में कोई दिक्कत आ गई तो स्टैटिक स्विच से वो बाईपास होकर आपका चालू हो जाना चाहिए लोड। लेकिन मान लो कभी ऐसा भी होता है कि मुझे मेंटेनेंस निकालना है। अभी मेंटेनेंस का प्रोसेस बहुत महंगा पड़ता है, कोई भी कंपनी में अगर UPS का मेंटेनेंस रहेगा तो मेंटेनेंस के समय ये जो पूरा सिस्टम हमें हटा देना पड़ता है, ये स्टैटिक स्विच वाला या नीचे जो फिल्टरिंग का जो प्रोसेस सारा हटा देना पड़ता है। इस समय यहाँ पे तीसरा ऑप्शन काम करता है, जो हमारा 230 वोल्ट्स इनपुट सप्लाई है, वहाँ से डायरेक्टली लोड के साथ में एक सप्लाई दी जाती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट UPS के अंदर वैसा भी ऑप्शन रहता है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है? तो इसे 3 अलग अलग स्टेप्स से हमारे UPS चलते हैं। समझ में आए स्टेप्स एकदम प्रॉपरली? अभी हम लोग उसके अंदर थोड़े से प्रकार को सीखेंगे। थोड़ा जो प्रकार है, मतलब एक प्रकार जो है वो स्टैंड बाय सिस्टम। स्टैंड बाय सिस्टम जो अभी मैंने बताया है वही सिस्टम है, लेकिन मान लो कि उसमें 2 इन्वर्टर, 2 UPS लगा दिए, इन्वर्टर नहीं UPS, 2 UPS लगा दिए, तो क्या होगा?
तो 2 यूपीएस लगाने पर क्या होगा कि आपका जो मेन सप्लाई इधर से आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 तरफ से मेन सप्लाई आ रहा है, रेक्टिफायर में जा रहा है, यहाँ से भी रेक्टिफायर में जा रहा है, यहाँ पे भी आपका जो इन्वर्टर बैटरी चार्ज हो रहा है, फिर इन्वर्टर सर्किट है, और फिर आउटपुट क्रिटिकल लोड जो फिल्टर विल्टर जो भी ये सब पंगा करके क्रिटिकल लोड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक सप्लाई जो है वो स्टैटिक ट्रांसफार्मर के पास भी, स्टैटिक स्विच के पास भी जा रहा है और फिर यहाँ से बाहर आ रहा है। ये क्या सीन है? यहाँ पे स्टैटिक देखो डायरेक्टली दे दिया है, लेकिन यहाँ से ये जो आउटपुट निकल रहा है इसका क्रिटिकल लोड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये यहाँ से जो भी आउटपुट निकला इसके स्टैटिक को दिया और यहाँ से क्रिटिकल लोड से कनेक्टेड है। ये ड्यूअल क्या बोल सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए रहता है। मतलब मान लो कि यहाँ से स्विच में से सप्लाई आ रहा है और मेरा नॉर्मली चल रहा है, ये इन्वर्टर खराब हो गया तो मेन सप्लाई जो रहता है, मेन सप्लाई तो इधर से, अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, अगर जैसे ही खराब हुआ ना तो ये मेन सप्लाई है, यहाँ से वो घूम कर इधर आएगा और सप्लाई देना चालू कर देगा। बहुत स्विच फटाफट से होता है। मान लो कि डीजी सप्लाई है और हमारा मेन सप्लाई डीजी से आया और इधर से चालू कर दिया तुरंत। ओके, उसके अलावा मान लो कि ये भी खराब हो गया, तो मतलब ये इन्वर्टर तो खराब हुआ, ये भी इन्वर्टर एट ए टाइम खराब हो गया, तो जो मेन सप्लाई है वो डायरेक्टली स्टैटिक में जाएगा और इस स्टैटिक से और फिर मेरा आउटपुट चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 बार प्रोटेक्शन का प्रयोग किया, टू लेयर प्रोटेक्शन हम लोग बोल सकते हैं इसमें। और अगर डिटेलिंग में जाना है तो पैरेलल रिडेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन भी आता है। पैरेलल रिडेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप में रहता है। यहाँ पे देखिए तो जैसे जो मैंने 3 यूपीएस दिखाए वो 5, 10, 15, 20 डिपेंड अपॉन योर लोड। अच्छा, लोड कितना होना चाहिए? मान लो कि एक तरीका है, मान लो टोटल लोड जो है आपका 10 किलोवाट का है, तो आपके 10-10 या 12-12 किलोवाट के ही यूपीएस लगाने पड़ेंगे। लेकिन कभी कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का किया हुआ है कि तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 45 केवीए का लोड है तो 15 इधर है, 15 इधर है, 15 है, तो इस तरीके का भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ करते हैं कंपनीज। लेकिन ये प्रीफरेबल नहीं है। ये जब भी तीनों एक साथ में जब भी चलाना है, साइमल्टेनियसली चलाना है, तभी जाके इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस काम करते हैं। अगर तीनों एक साथ में नहीं चलाना है, मुझे एक पे ही लोड होना है, एक फेल होगा तो फिर दूसरा काम करना चाहिए, तो क्या करना है, 45 केवीए का मान लो कि आउटपुट लोड है, तो आपको ये 50 या 55 केवीए का एक लेना पड़ेगा, हर 55 का लेना पड़ेगा जितने भी यूपीएस ले रहे हैं। एक फेल हो गया तो दूसरा काम करेगा उस समय, ऐसा। लेकिन यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में से मुझे थोड़ा आउटपुट चाहिए, और ये पूरा कंट्रोल करने के लिए नीचे पीएलसीज लगाया रहेगा या कंट्रोल पैनल लगाया रहेगा, जिसके जरिए तीनों को कंट्रोल किया जाता है और वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा। इसमें होगा क्या कि जो सप्लाई जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेम यहाँ पे पहले तो आपका जो रेक्टिफायर सर्किट, फिर बैटरी बैंक, फिर एसी सप्लाई, फिर यहाँ पे आपका स्टैटिक स्विच और फिर आउटपुट दिख रहा है। तीनों में से आउटपुट, तो ना तीनों में से एक साथ में सप्लाई बाहर आ रहा है और ये सिंक्रोनाइज होके आ रहा है। सिंक्रोनाइज यानी एक साथ में सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहा है। ये सारे सॉफ्टवेयर थ्रू कंट्रोल हो किया जाता है, ये सब चीज़ों को ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है। तो ये चीज़ जो रहती है उसको एक टाइप का पैरेलल कॉन्फ़िगरेशंस में अंदर बोल सकते हैं। तो ऐसे तो कई सारे अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि हॉट स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन, पैरेलल रिडंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन, फिर पैरेलल रिडंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन N+1, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड रिडेंशन विथ STS, फिर ड्यूअल बस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके ज़रिए ऑनलाइन यूपीएस को कनेक्ट किया जाता है और ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है टेक्निकली। अगर आपको ये सब भी अलग अलग जो प्रकार है उसका भी डिटेल जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं ज़रूर उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि यूपीएस कैसे काम करता है, यूपीएस का अंदर का सिस्टम कैसे काम करता है वो आपको डिटेल में समझ में आया रहेगा। याद रखिएगा, अगर आपको मेरे कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर आपको कुछ भी मुझे पूछना है या कमेंट में लिखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप से आप मुझसे जुड़ सकते हो या कमेंट में भी डाल सकते हो यूट्यूब वीडियोस के नीचे। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।